Hello and good morning, students. Welcome to our online session of social science. So, students, this is the fourth, means last part of the chapter 3 of economics, that is poverty as a challenge. So, students, let's recall the last part of the chapter, that is third part. We read about the poverty estimation from the year 1993 to 1994 to 2011 to 12. We also read about the story of Shiv Raman, and we read about the interstate disparities related to poverty. We also read about the global poverty scenario. So, students, today we will move further with the fourth part of this chapter from page number 38 with its continuation. So, students, let's begin the chapter. So, our topic is causes of poverty. सो इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट द कॉजेस ऑफ पॉवर्टी। तो इस टॉपिक में हम पॉवर्टी के कॉजेस को डिस्कस करेंगे, पॉवर्टी के क्या रीजंस हैं, क्या उसके कॉजेस हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। देयर वर नंबर ऑफ कॉजेस फॉर द वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इन इंडिया। तो इंडिया में पॉवर्टी के कई सारे कॉजेस हैं, कई सारे कॉजेस हैं जिसकी वजह से इंडिया में पॉवर्टी है। One of one historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. तो इसमें से एक हिस्टोरिकल रीजन है कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उस समय जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो लेवल था वो बहुत लो था। जो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो बहुत कम हुआ था। तो ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल रीजन रहा है कि ब्रिटिशर्स की वजह से, ब्रिटिश कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से, उन्होंने जब हमारे एडमिनिस्ट्रेशन किया था उस टाइम हमारा जो इनकम लेवल था, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल था वो बहुत लो था। इसके बाद द पॉलिसीज ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ruined traditional handicrafts and discourage development of industries like textiles। और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी उसने हमारे ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को बर्बाद कर दिया और हमारी इंडस्ट्रीज जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसको डिस्करेज किया। इससे हम काफी ज्यादा पीछे हो गए। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट मींस की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट करने वाली थी। The low rate of growth persisted until the 19th centuries, 1980s। और जो लो रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं 1980s तक देखने को मिली। दिस रिजल्टेड इन लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? लेस जॉब अपॉर्चुनिटीज के रूप में हमें देखने को मिला, लो ग्रोथ रेट ऑफ इनकम के रूप में हमें देखने को मिला। दिस वॉज अकम्पनीड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। और कहीं ना कहीं इन दोनों वजह से पॉपुलेशन की हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन भी हमें देखने को मिली। मींस की पॉपुलेशन जो थी वो भी बहुत ज्यादा हाई ग्रोथ रेट से इंक्रीज हो रही थी। द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ रेट ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। और इन दोनों ने मिलकर कहीं ना कहीं पर कैपिटा इनकम को भी बहुत ज्यादा लो कर दिया। पर कैपिटा इनकम ग्रोथ रेट जो थी वो भी बहुत कम हो गई। सो स्टूडेंट्स, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? एक तरह से एक एवरेज इनकम होती है। तो जो पर कैपिटा इनकम थी उसकी ग्रोथ रेट भी बहुत ज्यादा लो हो गई। ठीक है। द फेलियर ऑफ बोथ द फ्रंट्स, प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉपुलेशन कंट्रोल, परपेचुएटेड द साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो इन दोनों ही फ्रंट्स पे जो फेलियर मिली, मींस की प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल, इन सब की वजह से लोग जो थे पॉवर्टी की साइकिल में चले गए। मींस कि वो पॉवर्टी में ही रह गए, मींस गरीब की वो गरीब रह गए। कहीं ना कहीं इसके कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। विद द स्प्रेड ऑफ इरिगेशन and the green revolution, many job opportunities were created in the agriculture sector। it means कि irrigation के spread होने के साथ साथ और इसके साथ green revolution जो आया, wheat और राइस को लेकर आया था। तो green revolution में देखा कि wheat और राइस को लेकर जो green revolution आया था, इसके साथ साथ काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट हुई। बट द इफेक्ट्स वर लिमिटेड टू सम पार्ट्स ऑफ द इंडिया। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो इफेक्ट्स थे इंडिया के कुछ कुछ पार्ट्स में बहुत लिमिटेड थे। द इंडस्ट्रीज बोथ इन द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर डिड प्रोवाइड सम जॉब्स। जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में ही कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की।
बट दीज वर नॉट इनफ टू एब्जॉर्व ऑल द जॉब सीकर्स। लेकिन ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, ये जॉब सीकर्स के लिए कहीं ना कहीं इनफ नहीं थी कि वो सारे जॉब सीकर्स जो इनको ऑब्जॉर्व कर पाए, क्योंकि पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा हाई थी लेकिन जॉब्स कम थी, तो इसीलिए उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका था। Unable to find proper jobs in cities, many people started working as rickshaw pullers, vendors, construction workers, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा। मीन्स कि सिटीज में जॉब फाइंड करने की तलाश में, मीन्स जो लोग थे वो सिटीज में जॉब फाइंड नहीं कर पा रहे थे, वो अनेबल हो चुके थे, तो इसीलिए उन्होंने कुछ दूसरे काम करना स्टार्ट कर दिए, जैसे रिक्शा पुलर्स, वेंडर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक servants, etc. With irregular small income, these people could not afford expensive housing. और इस irregular small incomes के साथ ये जो लोग थे, ये एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एक्सपेंसिव हाउसिंग, मतलब जो घर थे वो एक्सपेंसिव, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनकम बहुत लेस थी। So they started living in the slums on the outskirts of the cities, and problem of poverty, largely a rural phenomenon, also became the feature of urban sector. तो उन्होंने सिटीज के जो आउटस्कर्ट्स, मतलब जो बाहरी इलाके थे, जो स्लम वाले इलाके थे, वहां पर उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया, और जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी की, वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। मींस कि जो रूरल फेनोमिनन था वो कहीं ना कहीं अर्बन सेक्टर का फीचर बना, तो इससे पॉवर्टी जो थी और ज्यादा इंक्रीज होती जा रही थी। सो another feature of high poverty rates has been the huge income inequalities. तो अगर हम अनदर फीचर की बात करें हाई पॉवर्टी रेट्स की, वो भी एक ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज रही हैं। वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। और इन सब में से एक सबसे बड़ा रीजन रहा है कि लैंड और जो रिसोर्सेस है उनका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना, मतलब जो सारे रिसोर्सेस है वो रिच लोगों के हाथ में होना और पुअर लोगों के हाथ में कुछ भी ना होना, तो कहीं ना कहीं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से भी रहा है। Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in the meaningful manner. इतनी सारी पॉलिसीज के बावजूद भी हम इन इश्यूज को मीनिंगफुल मैनर में टैकल नहीं कर पाए हैं। मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स लाइक लैंड रिफॉर्म which aimed at redistribution of assets in rural areas have not been implemented properly and effectively by most of the state governments. तो जो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं जैसे लैंड रिफॉर्म हो गया, ठीक है, जिनको रूरल एरियाज में जिनको रूरल एरियाज में असेट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना था, जिनका मकसद क्या था कि रूरल एरियाज में असेट्स का रिडिस्ट्रीब्यूशन करना, जो कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इट मीन्स कि लैक ऑफ लैंड रिसोर्स जो है वो कहीं ना कहीं पॉवर्टी का एक सबसे मेजर कॉज रहा है इंडिया में। प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी कुड हैव इम्प्रूव्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस ऑफ रूरल पीपल। अगर प्रॉपर पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती तो कहीं ना कहीं रूरल पीपल के कई सारे लोगों की लाइफ को, मिलियंस ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता था। So students, many other socio-cultural and economic factors are also responsible for poverty. तो इन सब के अलावा कई सारे सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन ऑर्डर टू फुलफिल सोशल ऑब्लिगेशंस एंड ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज, पीपल इन इंडिया इंक्लूडिंग द वेरी पुअर स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। तो देखा जाए तो सोशल ऑब्लिगेशन, ऑब्जर्व रिलीजियस सेरेमनीज को फुलफिल करने के उद्देश्य से, मीन्स जो बिल्कुल गरीब लोग हैं वो लोग भी कई सारी मनी स्पेंड करते हैं। स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा। जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं जरूरत होती है एग्रीकल्चर इनपुट्स को खरीदने के लिए, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, ठीक है। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग्स, they borrow unable to repay because of poverty and they become victims of indebtedness। इस तरह से देखा जाए तो जो गरीब लोग होते हैं उनके पास मुश्किल से कोई सेविंग होती है और वो क्या करते हैं, बोरो करते हैं मनी, और जब चुकाते समय वो अनेबल होते हैं चुकाने के लिए, रिपे नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। दे बिकम विक्टिम्स ऑफ इंडेप्टनेस, और इंडेप्टनेस का शिकार बन जाते हैं, विक्टिम बन जाते हैं। सो द हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस इन बोथ द कॉज
एंड इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। तो इस वजह से हाई लेवल इंडेप्टनेस होने की वजह से कहीं ना कहीं ये भी एक रीजन है, एक कॉज है इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी का। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने कॉजेज ऑफ पॉवर्टी रीड किए थे, अब हम डिस्कस करेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स मींस गरीबी को कैसे खत्म किया जाए, किस तरीके से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला जाए। सो लेट्स बिगिन। रिमूवल ऑफ पॉवर्टी हैज बीन वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। इट मीन्स कि गरीबी को हटाना इंडियन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी का एक सबसे मेन और मेजर ऑब्जेक्टिव रहा है। द करंट anti-poverty strategy of government is based broadly on two planks. It means कि जो करंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है सरकार की, वो ब्रॉडली दो चीजों पर डिपेंड करती है, बेस्ड होती है। फर्स्ट है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द सेकंड इज टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स। फर्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना और सेकंड है टारगेट करना एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को। सो ओवर अ पीरियड ऑफ 30 years lasting up to early 80s, there were little per capita income growth and not much reduction in poverty. तो अगर शुरुआत के 30 years देखा जाए, जी ठीक है, शुरुआत के अगर 30 years देखा जाए अर्ली 80s तक, तो यहाँ पर कैपिटा इनकम ग्रोथ और पॉवर्टी में किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं देखा गया। मींस की पर कैपिटा इनकम ग्रोथ जो थी वो बहुत कम थी और कहीं ना कहीं पॉवर्टी में भी कमी नहीं आई थी। Officially, poverty estimates, which were about 45% in the early 1950, remained the same even in the early 80s. तो ऑफिशियली अगर पॉवर्टी एस्टिमेशन देखा जाए, जो 45% था 1950 में, वो अर्ली 80s में भी सेम ही रहा, कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला। सिंस द 80s इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन आफ्टर 80s के बाद देखा जाए तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो फास्टेस्ट हो गई थी, रही है वर्ल्ड में। The growth rate jumped from the average of about 3.5% in a year 1970 to about 6% during the 1980 and 90s. तो जो ग्रोथ रेट है वो जंप हो गई, मींस कि 1970 में वो 3.5% थी, 3.5% के एवरेज की थी, और 1980 और 90s में देखा जाए तो वो 6% हो गई। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। तो देखा जाए तो जो हायर ग्रोथ रेट्स है वो पॉवर्टी को कम करने में उसने सबसे इम्पोर्टेंट हेल्प की हमारी। Therefore, it is becoming clear that there is a strong link between economic growth and poverty reduction. तो इसलिए इससे क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन के बीच में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग लिंक है। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है और कहीं ना कहीं हमें रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है ताकि हम ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट कर सकें। This also encourage people to send their children, including the girl child, to schools in the hope of getting better economic returns from investing in education. तो कहीं ना कहीं ये लोगों को encourage करता है ताकि वो अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजे, स्पेशली गर्ल चाइल्ड को, फॉर गेटिंग इन फॉर गेटिंग बेटर इकोनॉमिक रिटर्न्स फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, ताकि एजुकेशन में इन्वेस्ट करके उनको एक अच्छा इकोनॉमिक रिटर्न मिल सके। इस उम्मीद से वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। However, the poor may not be able to take direct advantage from the opportunities created by economic growth. हालांकि जो पुअर पीपल है वो कहीं ना कहीं जो इकोनॉमिक ग्रोथ के थ्रू जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की गई हैं उनका वो डायरेक्ट एडवांटेज नहीं ले पाते हैं। Moreover, growth in the agriculture sector is much below expectation. तो कुल मिलाकर जो ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो एक्सपेक्टेशन से बहुत कम होती है। This has a direct bearing on poverty as a large number of poor people live in villages and are dependent on agriculture. तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी पर एक बहुत डायरेक्ट बार पड़ जाता है क्योंकि काफी सारे नंबर ऑफ पीपल जो है वो विलेजेस में रहते हैं और कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो इस वजह से ये इस तरह से होता है, पॉवर्टी के ऊपर ही पूरा बाहर पड़ जाता है और काफी सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर में ही डिपेंड रहते हैं। सो इन दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज अ क्लियर नीड फॉर टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में कहीं ना कहीं टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम की जरूरत है। Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, हालांकि कई सारी स्कीम्स फॉर्मुलेट की गई हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
अफेक्ट करती हैं। सम ऑफ देम आर वर्थ मेंशनिंग। महात्मा गांधी नेशनल रूरल, ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स बहुत। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 aims to provide 100 days of wage employment to every household to ensure livelihood security in rural areas। और काफी सारे स्कीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, जिसमें है आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जिसका उद्देश्य है ये एम्प्लॉयमेंट को 100 डेज का, ये हर एम्प्लॉय को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है सारे हाउस होल्ड्स को। ठीक है, कहीं ना कहीं रूरल एरियाज में ये एक सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। It also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion। ठीक है, it is also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion। So students, it also aimed at sustainable development to address the cause of drought, deforestation and soil erosion। तो इसका उद्देश्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी है ताकि इन सारे कॉजेस ड्रॉट, डिफोरेस्टेशन, सॉइल इरोजन को, इन सारी कॉजेस को सही किया जा सके ताकि लोगों की मदद की जा सके इन सारे चीजों से निकलने में। 1/3 ऑफ द प्रपोज जॉब्स हैव बीन रिजर्व फॉर वुमेन। इसमें 1/3 जॉब्स जो है वुमेन के लिए रिजर्व की गई हैं। द स्कीम प्रोवाइडेड द स्कीम प्रोवाइडेड द स्कीम प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट टू 220 करोड़ पर्सन, डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स। इस स्कीम में जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है वो 220 करोड़ पर्सन डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया गया है 4.78 करोड़ हाउस होल्ड्स को। द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सन डेज इन द स्कीम आर एट 23%, 17% एंड 53% रेस्पेक्टिवली। जो शेयर है SC/ST वुमेन का वो पर्सन डेज है इसमें स्कीम में कितना है, ST वुमेन परसेंट जो है इसमें स्कीम में कितना परसेंट है, शेयर कितना 23% है और 17 और 53% है। द एवरेज वेज हैज इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006 एंड 7 टू 132 इन 2013 एंड 14। ठीक है, जो एवरेज वेज है वो इंक्रीज हुई है 65 से, 2006 में कितनी थी 65, जो 13-14 में 132 हो गई, इंक्रीज हुई मीन्स। Recently, in March 2018, the wage rate for unskilled manual workers has been revised। हाल ही में मार्च 2018 में जो वेज रेट है अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स के लिए वो रिवाइज की गई है। स्टेट वाइज द रेंज ऑफ वेज रेट फॉर डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज लाइज इन बिटवीन 280 rupees per day for the workers in हरियाणा and 168 rupees per day for the workers of बिहार एंड झारखंड। तो स्टेट वाइज रेंज है जो वेज रेट है वो डिफरेंट स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के लिए इस अकॉर्डिंग है, मीन्स 280 रुपीज पर डे जो है वो पंजाब हरियाणा के वर्कर्स के लिए और 168 रुपीज पर डे जो है वो बिहार और झारखंड के वर्कर्स के लिए। तो इस अकॉर्डिंग इस बीच में आपकी ये वेज रेट डिसाइड की गई है। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मोर Prime Minister Rozgar Yojana PMRY। So students, these schemes are started by the government. These are very important schemes. So first is Prime Minister Rozgar Yojana। So it is another scheme which was started in 1993। ये एक और स्कीम है जो 1993 में स्टार्ट की गई थी। द एम ऑफ प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन रूरल एरियाज एंड टाउन। तो इस स्कीम का उद्देश्य जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए, ऐसे यूथ जो एजुकेटेड है लेकिन अनएम्प्लॉयड है उन लोगों के लिए रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में जॉब अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। दे आर हेल्प्ड इन सेटिंग अप स्मॉल बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज। इन लोगों की मदद की जाती है ताकि वो छोटे छोटे बिजनेस और इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सके। नाउ द नेक्स्ट इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। इट वॉज लॉन्च इन 1995। इसे 1995 में लॉन्च किया गया था। द एम ऑफ द प्रोग्राम इज टू क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन। और इसका उद्देश्य, इस प्रोग्राम का उद्देश्य सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को रूरल एरियाज और स्मॉल टाउन्स में क्रिएट करना। ओके, अ टारगेट फॉर क्रिएटिंग 25 लाख न्यू जॉब्स हैज बीन सेट फॉर द प्रोग्राम अंडर द 10th 5-year प्लान। और जो टारगेट है कितना, 25 लाख न्यू जॉब्स को क्रिएट करने का जो है इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर सेट किया गया है 10th 5-year प्लान के अंडर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY।
इट वॉज लॉन्च इन 1999, इसे 1999 में लॉन्च किया गया था। द प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग द असिस्टेड पुअर फैमिलीज अबव द पॉवर्टी लाइन। इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, जो पुअर फैमिलीज हैं उनको अबव पॉवर्टी लाइन में लाना बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स थ्रू अ मिक्स ऑफ बैंक क्रेडिट एंड गवर्नमेंट सब्सिडी। मीन्स कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको अबव पॉवर्टी लाइन में लाना, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में ऑर्गेनाइज करके, किसके थ्रू, बैंक क्रेडिट और गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करके। तो कुल मिलाकर ये जो स्कीम्स है कहीं ना कहीं इन स्कीम्स का ओवरलैपिंग हुई है, इनके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। डिस्पाइट मतलब गुड इंटेंशंस के बावजूद जो बेनिफिट है इन स्कीम्स का वो कहीं ना कहीं डिजर्विंग पुअर तक, लोगों तक नहीं पहुंच पाया है पूरी तरीके से। और इसीलिए जो मेजर एम्फेसिस है रिसेंट ईयर्स में कि जो प्रॉपर मॉनिटरिंग पर, जो भी प्रॉपर मॉनिटरिंग है, कोई भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो है वो उन पर जो स्कीम्स है, मींस पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स मींस जो स्कीम है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग पर रिसेंट ईयर्स में काफी ज्यादा एम्फेसिस जो है वो दिया है। नाउ द चैलेंज अहेड, poverty has certainly declined in India, but despite the progress, poverty reduction remains India most compelling challenge. पॉवर्टी जो है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इंडिया में डिक्लाइन हुई है, बट इस प्रोग्रेस के बावजूद पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो इंडिया में कहीं ना कहीं एक कंपेलिंग चैलेंज रहा है। वाइड डिस्पैरिटीज इन पॉवर्टी आर विजिबल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड अमंग डिफरेंट स्टेट्स। और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्पैरिटीज जो है वो पॉवर्टी में वो दिखती हैं रूरल और अर्बन एरियाज में और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। Certain social and economic groups are more vulnerable to poverty. कुछ निश्चित जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा वल्नरेबल है पॉवर्टी के लिए। पॉवर्टी रिडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू मेक बेटर प्रोग्रेस इन द नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स। पॉवर्टी रिडक्शन जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है ताकि जो आगे आने वाले 10 to 15 ईयर्स में इसे और ज्यादा बेटर प्रोग्रेस कर सके। This would be possible mainly due to higher economic growth, increasing stress on universal free elementary education, declining population growth, increasing empowerment of the women and the economically weaker section of the society, most important. और ये तभी मेनली पॉसिबल होगा जब हमें, तभी पॉसिबल होगा किसकी वजह से, हायर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, ज्यादा से ज्यादा फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा स्ट्रेस करके, मीन ज्यादा स्ट्रेस देकर इन चीजों को, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कम करके, और इसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट को इंक्रीज करके, और स्पेशली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का उनको ज्यादा एम्पावर करके, तभी हम इसे सफल और सक्सेस बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, द ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हाउएवर कैप्चर्स ओनली अ लिमिटेड पार्ट ऑफ व्हाट पॉवर्टी रियली मीन्स टू पीपल। तो जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी की वो हालांकि लिमिटेड पार्ट को ही कैप्चर करती है कि आखिर में पॉवर्टी लोगों के लिए क्या है, ठीक है। इट इज अबाउट अ मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल ऑफ लिविंग रादर देन अ रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। और कहीं ना कहीं ये मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल है लिविंग का, रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग के बजाय। मींस मिनिमम सबसिस्टेंस लेवल क्या होता है, एक व्यक्ति को बिल्कुल बेसिक चीजें कितने पैसे में मिल जाती है इस चीज की बात की जाती है। ओके, तो मैनी स्कॉलर्स एडवोकेट दैट वी मस्ट ब्रॉडन द कॉन्सेप्ट इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। तो कई सारे स्कॉलर्स ने भी एडवोकेट किया है, ऐसा बोला है, ठीक है, इस बात को स्ट्रेस दिया है कि कहीं ना कहीं हमें इससे कॉन्सेप्ट को और ह्यूमन पॉवर्टी में ले जाना चाहिए। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल मे हैव बीन एबल टू फीड देमसेल्फ, कि अ लार्ज नंबर ऑफ जो पीपल है वो कहीं ना कहीं अपने आप को फीड कर लेते हैं, अपने आप को एक जो भोजन की लिमिट है वो उपलब्ध करा लेते हैं, अपनी भोजन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेते हैं। ओके, बट डू दे हैव एजुकेशन, क्या उनके पास एजुकेशन है या नहीं है, और शेल्टर, क्या उनके पास शेल्टर है या नहीं है, और हेल्थ केयर और जॉब सिक्योरिटी, क्या उनके पास ये सारी चीजें है या नहीं है, क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस उनके पास है या नहीं है, आर दे फ्री फ्रॉम कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्या वो कास्ट और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है या नहीं है, इज द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर स्टिल कंटिन्यू कॉमन, क्या चाइल्ड लेबर की जो प्रैक्टिस है वो अभी भी है, कॉमन है। वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस शोज दैट विद डेवलपमेंट द डेफिनेशन ऑफ व्हाट constitutes poverty also change. सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या बताया कि जो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है वो क्या शो करता है कि जो डेवलपमेंट के साथ जो डेफिनेशन है कि क्या पॉवर्टी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वो भी चेंज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज स्टिल ऑलवेज अ मूविंग टारगेट। तो पॉवर्टी को हटाना, रेडिकेट करना कहीं ना कहीं ये हमेशा ही हमारे लिए एक मूविंग टारगेट है।
मीन्स कि कभी हम किसी ग्रुप को टारगेट करते हैं, कभी हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को टारगेट करते हैं, कभी हम किसी सोशल दूसरे ग्रुप को टारगेट करते हैं। तो ये क्या है, एक मूविंग टारगेट है, कभी अर्बन में टारगेट करते हैं, कभी रूरल एरिया में टारगेट करते हैं। इट्स अ मूविंग टारगेट। होपफुली वी विल एबल टू प्रोवाइड द मिनिमम नेसेसरी इन टर्म्स ऑफ ओनली इनकम टू ऑल द पीपल बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट डिकेड्स। और कहीं ना कहीं हम मिनिमम नेसेसरी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे, कर सकते हैं। किस टर्म्स में? ओनली इनकम के टर्म्स में, अगले नेक्स्ट डिकेड्स में, अगले 10 सालों में। बट द टारगेट विल मूव ऑन फॉर मैनी ऑफ द बिगर चैलेंज दैट विल स्टिल रिमेन्स। और लेकिन ये जो टारगेट है वो और आगे भी कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बिगर चैलेंज बन जाएगा, और आगे चलकर कहीं ना कहीं ये हमारे साथ रहेगा। प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन एंड जॉब सिक्योरिटी फॉर ऑल, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर द पीपल। तो ये सारे कहीं ना कहीं चैलेंजेस हमारे सामने रहेंगे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी सभी के लिए प्रोवाइड करना, जेंडर इक्वालिटी प्रोवाइड करना, डिग्निटी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए प्रोवाइड करना। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ ये चैलेंजेस चलते रहेंगे, एंड दीज विल बी इवन बिगर टास्क। और कहीं ना कहीं हमारे लिए और सरकार के लिए सबसे बड़े टास्क रहेंगे। और सरकार भी कहीं ना कहीं अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई प्रोग्राम चलाकर, कोई ना स्कीम चलाकर लोगों को कहीं ना कहीं फायदे पहुंचाती रहेगी। तो जिस तरीके से हमने कई सारी स्कीम्स पढ़ी, कई सारे फायदे गवर्नमेंट के द्वारा पहुंचाए जाते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना हो गया, चाहे प्रधान स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का, तो कई सारी स्कीम्स है वो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट के द्वारा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चलाई जाती हैं, ताकि हर कॉमन पीपल को उसका फायदा मिल सके। सो स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसे हमें फेस करना, और कहीं ना कहीं हमें इससे जीतना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।